हेलो। चलो ठीक है। मिला। बुक लेके आ जाओ जल्दी से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बुक लेते हो। हम्म। बताओगे भाई। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? कोई आइडिया है? आइडिया तो होना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स। बोलो। बोलो प्रतीक, मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ हाँ। बताओ क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। चलो छोड़ो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता दो, हटाओ। टॉपिक से बाहर चले जाते हैं हम लोग पढ़ते पढ़ते। बताओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ क्या होता है। नो आइडिया। पढ़ पढ़ के आया करो थोड़ा। रिवीजन क्लास है, लेक्चर नहीं है। आइंदा से पढ़ के आइएगा। नोट्स भेज दिया है ना केमिस्ट्री का। तुमको जैसे बताना है बताओ ना, हम समझ जाएंगे। बताओ क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो इलेक्ट्रिक समझाते हैं, मैग्नेटिक तुम लोग खुद से बताना। हम्म। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा फिर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं बताओगे जरा। फ्लक्स को किससे डिनोट किया जाता है? फाई से। फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? फाई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा। ई डॉट ए कॉस थीटा। ए इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ए इज द एरिया जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, और कॉस थीटा इज द एंगल। एंगल किसके किसके बीच का? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ई और ए के बीच का एरिया एंगल जो है वो क्या है? कॉस थीटा है। तो उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? ई के जगह पर क्या आएगा? बी ए कॉस थीटा। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड। ए क्या है? एरिया। और कॉस थीटा किससे किसके बीच का एंगल है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। इसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में हम लोग को सारा कहानी इस फ्लक्स के ही चारों तरफ घुमाना है। ठीक है।
10 मिनट में तो कुछ नहीं, अब इंट्रोडक्शन ही सुनो, सिर्फ कहानी सुन लो आज के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो हमारा टॉपिक क्या क्या है बताओ। पहला फैराडेज का लॉ पढ़ेंगे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी में हम लोग इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ये सब कहाँ का आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। अब आखिर ऐसा करता क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो सुनोगे। जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्या बोल रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एरिया से पास होता है तो क्या फॉर्म करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब किसी कंडक्टर को कट करता है, जैसे मान लो यहाँ से ढेर सारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है पास कर रहा है, ठीक है। और इसमें हमने क्या रख दिया है, एक कंडक्टर, और इस कंडक्टर को हमने क्या कर दिया, मान लो क्लोज कर रखा है। कंडक्टर ओपन नहीं है, कंडक्टर कैसा है, क्लोज। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कंडक्टर को कट करता है तो फ्लक्स में क्या आएगा, चेंजिंग आएगा, हाँ या ना, फ्लक्स चेंज होगा ना। पहले 10 फ्लक्स जा रहा था, अब कुछ ऊपर नीचे फ्लक्स में डिस्टरबेंस आ गया, यानी फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा, तो रेट चेंज इन फ्लक्स होगा। और अगर कहीं पर भी फ्लक्स में चेंजिंग होता है तो उससे क्या जनरेट होता है, इससे पैदा होता है ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये क्या करता है, एक वोल्टेज सेटअप कर देता है। अगर सर्किट क्लोज है तो उससे क्या फ्लो होने लग जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और इसी बेसिस पर हमने जनरेटर को बनाया है। अरे बस समझ में, जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, जनरेटर के अंदर दो पार्ट होता है, किसी भी मशीन में दो पार्ट होता है, एक होता है रोटर, एक होता है स्टेटर। स्टेटर उसको बोलते हैं जो स्टेशनरी बॉडी होता है, आराम से रुका हुआ, उसमें कोई मूवमेंट देखने को। रोटर वो होगा जो लगातार क्या होगा, रोटेट कर रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, रोटर पर कंडक्टर लगा देते हैं, वाइंडिंग देखे होगे ना, रोटर पर क्या बांधते हैं हम लोग, वाइंडिंग। वाइंडिंग का भी बहुत तरीका है, शॉर्ट पिच, लॉन्ग पिच, उस पर नहीं जा रहे हैं। वाइंडिंग कर दी यानी कंडक्टर आ गया। अब आप जनरेटर से क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो रोटर घूमे, अब करना क्या होता है देखिएगा, प्राय शादी वगैरह में जनरेटर कभी चालू किए हो, जनरेटर चालू करने आता है, आता है, कैसे चालू करते हैं, हैंडल को साफ्ट में लगाते हैं, उसको साफ्ट बोलते हैं, और हैंडल को प्राइम मूवर बोला जाता है। तो उससे हम उसको क्या देते हैं, एक्साइटेशन देते हैं, यस और नो, रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं। रोटेट करने पर क्या होता है भाई, कंडक्टर भी रोटेट करेगा, ठीक है। और जो रोटर होता है उस पर मैग्नेट लगा होता है, क्या लगा होता है, और मैग्नेट जहाँ पर होता है वहाँ पर आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा, कहाँ को जाएगा, साउथ में। तो मैग्नेटिक फील्ड तो है अपने जगह पर रखा हुआ, ठीक है। अब आपने क्या किया, रोटर को घुमा दिया, रोटर पर क्या है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर अब किसको कट करेगा, मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। और उस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो क्या चेंज होगा, फ्लक्स का चेंज होगा। और फ्लक्स के चेंज होने से क्या पैदा होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होगा। और वो क्या सेटअप करेगा, वोल्टेज सेटअप करेगा। और वही जनरेटर के बाहर से आउटपुट निकाल के आप क्या ले लेते हैं, करंट ले लेते हैं। तो किस बेसिस पे जनरेटर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन से प्रिंसिपल पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। छोटा छोटा सवाल आता है एग्जाम में, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी। और मोटर, कंफ्यूजन कभी भी हो तो याद रखना है, जनरेटर से याद रख लो, जनरेटर हमको लाइट देता है, यानी आउटपुट में लाइट दिया तो इनपुट में क्या लेगा, मैकेनिकल एनर्जी। मोटर क्या करता है, हमारे पानी को, मोटर चालू करने के लिए क्या देना पड़ता है, स्विच, करंट देना पड़ता है, यानी इनपुट में करंट लिया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। यही दो लॉ था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब फैराडे ने दो लॉ दिया था, एक तो लॉ बताया था कि जब भी आपका रेट चेंज होगा तो क्या पैदा होगा, ईएमएफ। दूसरा लॉ बोला था ईएमएफ पैदा कितना होगा, तो बोला था ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। जितना रेट चेंज होगा फ्लक्स में उतना ही ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ। ईएमएफ उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एन डी फाई बाई एन क्या है भाई, तो नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न का क्या मतलब होता है, बताए हैं अभी, वाइंडिंग क्या, एक टर्न है, दो टर्न है, तीन, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न उतना ज़्यादा होगा। क्लियर है बात। तो ये दूसरा लॉ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे का।
लेंज लॉ आ रहे हैं। उसके बाद दूसरा हमारा यहाँ पर माइनस का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, तो माइनस आता है ड्यू टू लेंज लॉ। लेंज क्या बोलता है कि जो जिसके वजह से प्रोड्यूस हुआ है वो उसी का क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, जो जिसके वजह से प्रोड्यूस हुआ है उसी का क्या करेगा, अपोज करेगा। हाँ, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, माइनस का यूज कर रहे हैं। दूसरा सवाल आता है लेंज लॉ किस पर बेस होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, किस चीज पर, नहीं याद है? ठीक, याद करके आना, ये सब चीज पढ़ लेना एक बार, कल फिजिक्स करेंगे हम लोग, ये सब पूरा पढ़ के आना। चौथा पांचवा कौन सा चैप्टर है ये, 6 है ना? पूरा चैप्टर का नोट्स अच्छे से पढ़ लेना है और यहाँ पर कल हम लोग स्कूल में निकलेंगे। हाँ हाँ, इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कॉन्सेप्ट पढ़े थे भाई, इंडक्टेंस के बारे में पढ़े थे, यही होता है ना? इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं। इंडक्टर को किससे दिखाते हैं, एल से। अच्छा, अब यहीं पे तीनों चीज़ समझा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं, आर से। इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, सी से। याद है ना? याद कीजिएगा। यहाँ पर ओम्स लॉ क्या बताता था, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। यहाँ पर कैपेसिटर में हमने क्या पढ़ा था, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। हाँ, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। याद है ना? ये सारा चीज़ है, देखो सब में सिमिलरिटी दिखा रहा हूँ। प्रोपोर्शनल का सब में खेल है। जब यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो वी बराबर क्या आता है, आर। आया ना? आया ना? यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो क्यू बराबर क्या बनता है, आया ना सी? यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो फाइव बराबर आता है एल आई। देख रहे हो, आर एल सी, इसी तरह से आर एल। रेजिस्टेंस का कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या बताओगे, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो होने का क्या करता है, अपोज करता है। और ये जो कैपेसिटर है और ये जो इंडक्टर है, तो जब आप याद रखना, अगर इतना भी याद होगा तो मालूम होगा, इंडक्टर कैपेसिटर में क्या करते हैं, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और यहाँ क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ये सडन चेंज इन करंट का अपोज करता है। जैसे मान लो इससे 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, सडनली आप 4 एम्पियर का करंट कर देंगे तो ये जल्दी फ्लो होने नहीं देगा, उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। सडन चेंज का क्या करेगा, अपोज। तो ये तो करंट के चेंज का अपोज करेगा, तो ये किसके चेंज का करेगा, किसके प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के चेंज का। ये किसके प्रोपोर्शनल था, ये सब ऑब्जेक्टिव है कि इंडक्टर किसके चेंज का अपोज करता है भाई, तो करंट का, कैपेसिटर वोल्टेज का। तो ये सब बात आप देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अच्छा, ये भी बता देते हैं, रजिस्टर में सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। पैरेलल में 1/R1 1/R2 1 बाय। इंडक्टर में भी सेम पैटर्न करना है, L1 प्लस L2 प्लस L3, और अपोजिट होगा तो 1/L1 1/L2 1 बाय। लेकिन कैपेसिटर में क्या हो जाता है, यही चीज़ उल्टा हो जाता है। अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो पैरेलल की तरह ट्रीट करेंगे, और अगर पैरेलल में है तो सीरीज की तरह ट्रीट करते हैं। ये कहानी है। अच्छा, एक चीज़ बताओगे, रजिस्टेंस तो जानते हो क्या होता है, क्या करता है, करंट का अपोज करता है। तो यहाँ से 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से आउटपुट में कितना करंट निकलेगा, 3 एम्पियर, या 3 एम्पियर से थोड़ा ज़्यादा, या 3 एम्पियर से थोड़ा कम, 3 एम्पियर ही निकलेगा। तो अपोज, हाँ, थोड़ा सा कम होगा नहीं, यही चीज़ ध्यान में रखना है। जितना जाता है उतना ही निकलता है। अपोज का मतलब ये नहीं है कि वह मैग्नीट्यूड में कमी कर देगा। एग्जाम्पल से समझना, ये मान लो एक वाटर पाइप है और एक है ये वाटर पाइप, ठीक है, ये भी पानी का पाइप है जिससे क्या फ्लो करना है हमको, पानी। और यहाँ से भी 1 लीटर फ्लो करना है, यहाँ से भी जल्दी कहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से कम होगा। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से 1 लीटर के बजाय आधा लीटर निकलेगा, निकलेगा, इससे भी 1 लीटर निकलेगा, इससे भी। अपोज ज़्यादा कौन किया, पतला वाला, ये कम अपोज किया था। अपोज का सेंस ये है, फ्लो के मैग्नीट्यूड को नहीं कम करेगा, फ्लो होने के टाइम को बढ़ा देगा। हम्म, सुन के, करंट यूज कैसे नहीं करता है, करंट तो यूज करता ही है। हाँ हाँ, रेजिस्टेंस तो वायर जहाँ से करंट जा रहा है पूरे वायर में रेजिस्टेंस है। ड्रॉप होने से बिजली बिल थोड़ी आता है,
बिजली बिल आप एनर्जी कंज्यूम करते हैं पावर इनटू टाइम से, जितना एनर्जी कंज्यूम कीजिएगा उतना आपका आएगा। जितना देर एनर्जी कंज्यूम कीजिएगा उतना देर, इस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे बिजली बिल कैसे आता है, ठीक है, थोड़ा लंबा कहानी है, स्पेशली समझा देंगे, ठीक है, अभी उस पर नहीं जाते हैं। यहाँ समझ गए अपोज का सेंस। अभी यहीं से तुमको बहुत सारा चीज़ पता चल जाएगा। इसका एरिया कम है, इसका एरिया कम है तो यहाँ अपोज ज़्यादा है। अपोज ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा, अपोज ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो यानी एरिया कम और रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो क्या रिलेशन होगा, एरिया कम रेजिस्टेंस ज़्यादा, क्या रिलेशन होगा, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा। तो यही तो पढ़ते हैं ना रेजिस्टेंस में। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना लंबा लोगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा। तो अपोज का सेंस समझ गए। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अपोज कर रहा है तो 3 जाएगा तो कुछ कम निकलेगा, नहीं निकलेगा उतना ही, बस टाइम बढ़ जाएगा। क्लियर है बात। तो यहीं पर हमारा डिस्कशन को रोक देते हैं, रीज़न ये है कि समय है नहीं। तो कल का काम ये है कि चैप्टर 6 को आप लोग पढ़ लीजिएगा ढंग से।